गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कृषि को निर्धारित करने वाले या कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये टॉपिक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है कि कृषि को कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि ये कृषि ही है जो मानव जीवन को प्रभावित और निर्धारित करती है, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स देखेंगे अगर, तो मनुष्य खुद कृषि को प्रभावित और निर्धारित करता है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई अल्टीमेट नहीं है। जो कृषि हमारे जीवन को निर्धारित और प्रभावित करती है, उस कृषि को खुद मनुष्य भी प्रभावित और निर्धारित करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कृषि को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित और निर्धारित करते हैं। तो इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जो कृषि को प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक या प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानव जनित कारक। जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं वो है दूसरे मानव जनित कारक हैं। तो पहला जो भौतिक और प्राकृतिक कारक हैं, इनमें सबसे पहला है भूभाग, यानी कि उच्चावच, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। तो रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहला जो फैक्टर है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, वो है मृदा। अगर मृदा की गुणवत्ता अच्छी है तो उत्पादन होगा। अगर मृदा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो कृषि कार्य उतना बेहतर तरीके से नहीं होगा। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर मृदा फर्टाइल है, ठीक है, तो कृषि कार्य होगा, और मृदा अगर फर्टाइल नहीं है तो कृषि कार्य उतना बेहतर तरीके से नहीं होगी। दूसरा है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कि अगर जो धरातल का जो सरफेस है, धरातल है, अगर वो समतल है, बिल्कुल प्लेन है, मैदानी है, तो इस पे एग्रीकल्चर वर्क करना बहुत इजी होगा, आसान होगा। जबकि अगर ऊबड़ खाबड़ धरातल है, जो सतह की संरचना है वो ऊबड़ खाबड़ है, तो इस पे कृषि कार्य करना उतना पॉजिटिव नहीं होगा, या उतना अच्छा नहीं होगा, या उतना इजी नहीं होगा। तो यहां पर मृदा की गुणवत्ता, इसमें फर्टिलिटी होनी चाहिए। दूसरा उच्चावच, यानी कि समतल सतह होना चाहिए। और इसका मतलब आपने देखा ही होगा कि मैदानी भागों में कृषि कार्य ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है, जबकि पर्वतीय भागों में या ऊबड़ खाबड़ जो पठारी भाग हैं, वहां पे कृषि कार्य करना उतना आसान नहीं होता है। फिर ढाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ढाल की कैसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर तीव्र ढाल वाला कोई सतह है, जैसे पर्वतीय भाग है, तो यहां पे कृषि कार्य तो की जा सकती है, लेकिन मैदानी भाग की अपेक्षा ये पर्वतीय ढाल या जो पठारी ढाल है, इन पे कृषि कार्य करना उतना आसान नहीं होता है। यहां पर प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि ढाल, और यहां पर एक चीज और देखते हैं कि ढाल का वह भाग जो सूर्य के सामने है, सूर्य उन्मुखी जो ढाल है, वहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है, जबकि जो सूर्य के विपरीत ढाल वाला भाग है, वहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए ये जो भाग है, ए प्लेस है, यहां पर कोई स्थान है, और ये बी प्लेस है, कोई यहां पर स्थान है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे सनराइज होता है, सूर्योदय होता है सुबह, तो यहां पर तो सूर्यातप की प्राप्ति होगी, लेकिन ये पीछे वाले भाग पे क्या होगा, सूर्यातप की प्राप्ति नहीं होगी। फिर दोपहर हुआ, तो यहां दोपहर के समय भी क्या होगी, इस प्लेस पे सूर्यातप की प्राप्ति तो होगी, लेकिन बी वाले प्लेस पर जो सूर्य के विपरीत ढाल पर स्थित है, वहां पे दोपहर के समय भी सूर्यातप की प्राप्ति नहीं होगी। फिर शाम के समय भी क्या हो गया कि ए प्लेस पे सूर्यातप की मात्रा प्राप्त हो रही है, जबकि बी प्लेस क्या है, सूर्यातप की मात्रा से वंचित है। तो यह भी देखना है कि ढाल की दिशा क्या है, क्योंकि ढाल की दिशा ही क्या करेगी, तापमान को निर्धारित करेगी। तो यहां पर एक विशेष ध्यान रखना है कि ढाल की दिशा किधर है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु कृषि को प्रभावित एवं निर्धारित कैसे करती है कि जलवायु क्या करती है, स्प्राउटिंग से लेके फसलों के वर्धन तक को निर्धारित करती है। अगर तापमान आइडियल है तो फसलों का वर्धन होगा, फसलें यहां पर उगेंगी। अब एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, तभी स्प्राउटिंग हो सकती है, अंकुरण हो सकता है। अगर 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो ये कंडीशन पादपों के लिए अनुकूल नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर तापमान क्या होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, और वर्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा क्या करती है, आर्द्रता की मात्रा को निर्धारित करती है। अगर वर्षा अच्छी हो रही है, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा अच्छी है, और वर्ष भर आर्द्रता यहां पर बनी हुई है, तो यहां पर क्या होगा, फसलों का वर्धन होगा, यानी कि कृषि कार्य अच्छी तरीके से होगा। अब क्या होता है, वर्षा जो है
एटमॉस्फेयर में तो आर्द्रता की मात्रा को बढ़ाती ही है, साथ में ये सॉइल सोल्यूशन जो मृदा घोल है उसकी मात्रा को भी ये क्या करती है, अच्छी खासी रखती है। और सॉइल सोल्यूशन जो है या मृदा घोल की अगर अच्छी उपलब्धता है या स्थिति है तो पादप क्या करते हैं, उसी के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जो रूट ऑस्मोसिस है या रूट परासरण होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, पादप अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो सॉइल सोल्यूशन को कौन प्रभावित करता है, वर्षा है। फिर यहां पर देखेंगे पाला, यानी कि जो फ्रोस्ट होता है, पाला का मतलब है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हैं अगर ये संघनित होते हैं हिमांक बिंदु से नीचे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये संघनित होते हैं तो इससे पाला पड़ता है। पाला का मतलब होता है आइस क्रिस्टल होते हैं, और ये आइस क्रिस्टल क्या होते हैं कि पादपों की पत्तियों पर या फसलों की पत्तियों पर जमा होते हैं, जिससे फसलों को क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करने देते और पादप के सेल डैमेज हो जाते हैं, पादप मरने लगते हैं, यानी कि फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये तो डायरेक्टली है। इसके बाद अन्य कारक हैं, जैसे चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया। अगर किसी प्लेस पर, किसी जगह पर बारंबार सूखा की प्रवृत्ति हो रही है, बाढ़ की प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पे फसलों का वर्धन क्या होगा, उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ये जो थे ये प्राकृतिक कारक थे, जलवायु से संबंधित कारक थे। इसके पहले हमने देखा कि भूभाग, भूआकृति से संबंधित कारक थे। ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन आज के समय में क्या है कि मनुष्य इतना ज्यादा इनोवेटिव हो चुका है, तकनीकी रूप से दक्ष हो चुका है कि वो प्राकृतिक कारकों को थोड़ा सा वॉयलेट कर दे रहा है, और अब प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानव जनित जो कारक हैं ये कृषि के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी प्राकृतिक कारक हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानव जनित कारक हैं, ये कृषि को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा जो क्या होता है, जलवर्धन फसलें जिनको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं या एरोपोनिक्स बोलते हैं, इनका क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में मनुष्य जैसा टेक्नोलॉजिकल इफिशियंस होता जा रहा है, तो आने वाले कुछ समय में क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो मृदा है या जलवायु के जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग वायोलेट कर सके, या हो सकता है कि इनको हम लोग और पीछे ढकेल दें और मानव जनित कारकों से आर्टिफिशियल कंडीशन में एग्रीकल्चर होने लगे। लेकिन अभी थोड़ी दूर की बात है वो। फिलहाल तो देखते हैं मानव जनित कारकों में क्या है। पहला है सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक में क्या होता है कि जैसे अगर शिक्षित है किसान शिक्षित है तो वो बेहतर निर्णय लेगा, तार्किक निर्णय लेगा। ठीक है, उसकी जो एनालिसिस होगी फसलों के बारे में वो बहुत वैज्ञानिक होगी। वो कितनी फसलों का उत्पादन करना है तो कितने बीज का उपयोग करे, किस तरह के बीज का प्रयोग करे, कितना उर्वरक डालेगा, किस तरह की सिंचाई करेगा, ये निर्णय बेहतर तरीके से ले सकता है अगर किसान शिक्षित है। दूसरा, जागरूक है किसान, अपने फसल के बारे में, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में और फसल की डिमांड और सप्लाई के बारे में जागरूक है। पूरी कंडीशन के बारे में अगर किसान जागरूक है तो वो बेहतर निर्णय ले सकता है। यहां पर एक चीज देखना है कि शिक्षित और जागरूक होना एक ही बात नहीं है। हो सकता है कि किसान शिक्षित हो पर उतना जागरूक ना हो, जबकि हो सकता है कि किसान अशिक्षित हो लेकिन बहुत जागरूक हो। तो दोनों फैक्टर अलग होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है डिमांड, मांग। जिस फसल की मांग मार्केट में ज्यादा होगी किसान उसके उत्पादन के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होगा। हो सकता है कि कोई फसल उसको लाभ देती हो लेकिन डिमांड उसकी मार्केट में ना हो, या हो सकता है कि किसी फसल की डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन उसमें लाभ की प्रत्याशा थोड़ी कम हो। तो ये किसान वहां का इवैल्यूएशन करेगा किस आधार पे, अगर वो जागरूक है तो वो क्या करेगा कि डिमांड का पहले अध्ययन करेगा कि मार्केट में डिमांड किस फसल की क्या है। फिर इसके बाद देखता है वो लाभ हानि की स्थिति क्या है। भाई किसान फसल का वर्धन करता है या फसल बोता है, कृषि कार्य करता है, तो प्राइम मोटिव क्या होता है, प्राइम मोटिव तो यही होता है कि अपना भरण पोषण करने के साथ साथ हमें कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो जाए। अगर यहां पर आर्थिक लाभ उसे प्राप्त हो रहा है तो वो किसान क्या करेगा, कृषि कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि सामाजिक आर्थिक कारक भी बहुत प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं ना कि जो भारत में देखते हैं कि कृषक सिर्फ आर्थिक मानव नहीं है, वो एक सामाजिक मानव है, वो एक धार्मिक मानव है, वो है एक सांस्कृतिक मानव है। तो जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ये भी कृषि कार्य को क्या करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज भी ध्यान में रखना है हमको। ठीक है, फिर देखते हैं आधारभूत संरचना। अब देखिए एक चीज तो सही बात है कि प्रकृति डोमिनेंट है। ठीक है, हम मनुष्यों को प्रकृति बहुत ज्यादा प्रभावित निर्धारित करती है, लेकिन आज के समय में जो तकनीकी मानव है ये प्रकृति में छेड़छाड़ करते हुए थोड़े ही स्तर पर प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आधारभूत संरचना की उपलब्धता व तकनीकी कारक भी बहुत ज्यादा कृषि को प्रभावित करते हैं। अब इसमें क्या है,
उन्नत बीज है। ये उन्नत बीज क्या है? ये इनोवेशन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो होती हैं या जो बीज होते हैं। उन्नत बीज से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है और फसलों में मनचाहे गुणों का हम लोग विकास कर सकते हैं। तो उन्नत बीज होना चाहिए। फिर है उर्वरक। उर्वरक भी क्या है? दो तरह की है, एक है रासायनिक उर्वरक और दूसरा है जैविक उर्वरक, ठीक है। तो अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हैं हम लोग तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े और कुल उत्पादन भी बढ़े। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को भी हम लोग आज के समय में देखने लगे हैं, इसलिए अब ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं? जैविक उर्वरकों की तरफ हम लोग ओरिएंटेशन हो रहा है हम लोग का, या जैविक उर्वरकों के प्रयोग को ज्यादा हम लोग प्रेशर देने लगे हैं। और जानते हैं आज की गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? जैविक खेती को ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, ताकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को लागू कर सकें, या क्लाइमेट चेंज है, इस तरह की समस्याओं को लड़ते हुए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, सतत कृषि का विकास कर सकें। फिर है सिंचाई। देखिए, हम कोई भी उन्नत बीज लगा लें, कितना भी रासायनिक उर्वरक डाल लें, लेकिन अगर सिंचाई सुविधाओं का हम विकास नहीं करते हैं तो ये दोनों जो हमने इनपुट्स डाले हुए हैं ये उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेंगे। तो सिंचाई प्रॉपर होनी चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए? सिंचाई आर्टिफिशियल क्या होता है? पौधों को जल उपलब्ध कराने की एक विधि है, उसी को हम लोग सिंचाई कहते हैं। भारत में सिंचाई के जो साधन है वो नलकूप, कूप हैं, फिर नहरें हैं और तालाब हैं, यही मेन है। बाकी अन्य थोड़े छोटे छोटे इलाकों में कुछ रीजनल फैक्टर्स भी हैं। फिर है बिजली। बिजली से क्या है कि नलकूप चलाने के लिए ज्यादातर किसान क्या करते हैं? बिजली का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, तभी सिंचाई हो सकेगी, तभी उर्वरक और बीज का क्या हो सकेगा? प्रतिफल प्राप्त हो सकेगा। फिर है वित्त। देखिए, भारत जैसे कृषि प्रधान देश और विकासशील देश में वित्त एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने। किसान क्या होते हैं कि वित्त अभाव से ग्रसित होते हैं। उनको जब खेत की बुआई करनी होती है या फसल की बुआई करनी होती है तो उनको वित्त की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिलना चाहिए और इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। फिर जनधन योजना के माध्यम से भी कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। फिर ये जो किसान सम्मान निधि योजना है कि कृषकों को थोड़ा सा सहायता आर्थिक दीजिए, इस तरह की नीतियां जो हैं ये वित्त को थोड़ा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जो बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया उसको थोड़ा सरल बनाया गया है, कानूनी प्रक्रिया जो थी या कागजी प्रक्रिया थी उसको थोड़ा सरल बनाया गया है। फिर है बीमा। जाहिर सी बात है कि बीमा क्या करती है कि किसान को एक सपोर्ट प्रदान करती है कि अगर कृषि कार्य करते हुए उसको कोई भी आर्थिक हानि होती है तो बीमा के माध्यम से वो अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, तो हतोत्साहित नहीं होगा किसान। और इसी बीमा में क्या होती है? एक तरह से एमएसपी की घोषणा भी सरकार करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है भंडारण। किसान की फसलों का जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो किसान की फसल क्या होंगे? नष्ट होंगे। और भारत में एक अनुमान के अनुसार देखा गया है कि जो फसल उत्पादन है उसका 30 से 40% भाग क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है, खेत से लेकर और रेडी टू ईट के जो प्रोसेस है इसके बीच में, उसमें नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। कुछ फंगी होते हैं, ये भी नष्ट कर देते हैं। फिर क्या होनी चाहिए? परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। परिवहन कहाँ? खेत से भंडारण तक, भंडारण से कहां तक? मार्केट तक, मार्केट से कहां तक? उपभोक्ता तक। ये पूरी एक परिवहन की चैन होनी चाहिए कि तुरंत इसको इसका सप्लाई किया सके, इसका परिवहन किया जा सके। फिर है विपणन। विपणन का मतलब है कि जब कृषक अपनी फसल को बेचना चाहे तो बेचने के लिए उसको उचित मूल्य प्राप्त हो सके और एप्रोप्रिएट प्लेस भी अवेलेबल हो कि जहां पर जाकर मंडी में वो अपनी फसलों को क्या करे? बेच सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है शोध एवं विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, नई फसलों, उन्नत बीजों की खोज नहीं होगी, जलवायु की समस्याओं से लड़ने वाली फसलों की खोज नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी वाली फसलों की खोज नहीं होगी, कम जल की मात्रा वाली फसलों की खोज नहीं होगी, तो कृषि लगातार विकास नहीं कर सकती। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकती है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं इजराइल को। इजराइल क्या है कि जब इजराइल को बसाया गया था 1948 में, तो वो पूरा क्षेत्र क्या था? या तो डिजर्ट था या सेमी डिजर्ट था। लेकिन आज इजराइल ने क्या किया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बल पे इजराइल को एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक अच्छी खासी शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है। दूसरा है संस्थागत कारक। ये जो कारक है संस्थागत कारक, ये खुद खेत और खेत के मालिकाना हक से संबंधित है। तो जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने क्या किया
कि संस्थागत कारकों में सुधार किया। दरअसल भारत में क्या है ना कि अंग्रेजों के आने के पहले और अंग्रेजों के जाने के बाद जो बीच का प्रोसेस था, यानी कि ब्रिटिश पीरियड थी, उसमें कृषि को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, कृषि क्या हो गई थी कि बिल्कुल जीवन निर्वाह पद्धति पर आधारित हो गई थी और कृषि एकदम अस्थैतिक अवस्था में चली गई थी, इसमें विकास हो ही नहीं रहा था। तो सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही ये क्या किया कि भूधारिता कानून को लागू किया। भूधारिता का मतलब है कि भूमि को किसने धारण किया है, यानी कि भूमि का वास्तविक मालिक कौन है। तो इसको क्या किया गया, नियमन किया गया, रेगुलेट किया गया इसको कि भाई एक भूमि का मालिकाना हक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा भूमि को रखे हुए हैं, कुछ लोग भूमिहीन हैं या सीमांत किसान हैं, तो भूमि का इक्वल वितरण किया जाए, समान वितरण किया जाए, तो इसके लिए कानून बनाया गया। फिर भू जोत के आकार का निर्धारण किया गया। भारत में क्या है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स को होती जा रही है, लगातार भूमि के टुकड़े क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि चकबंदी के माध्यम से एक कृषक के बिखरे हुए खेतों को क्या किया, एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को लागू किया, ये कानून बनाया। फिर सरकार ने क्या किया कि बिचौलियों की समाप्ति की। बिचौलियों की समाप्ति का मतलब ये था कि जो राज्य और जो किसान थे, ताल्लुकदार थे, उनके बीच में जमींदार थे, साहूकार थे, यानी कि बिचौलियों की एक लंबी चेन चली आ रही थी, इनको समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। फिर है सीलिंग की गई, अधिकतम सीमा, जोत की अधिकतम सीमा से अगर एक सीमा निर्धारित की गई, उस सीमा से अधिक किसी के पास खेत है या लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, तो उससे लेकर भूमिहीन या सीमांत किसानों में इसको वितरित किया गया। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हम लोग का, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में इसको हम लोगों ने समझ लिया, देख लिया। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर थर्ड में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है मेंस के। ठीक है, और जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी में भी है और इंडियन इकोनॉमी भी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।